जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए रूपगढ़ी का रहस्य का 9वां भाग। अब तक आप सबने सुना युवराज उद्धव तथा विश्वेश्वर की आपस में गहरी मित्रता है। वह दोनों रूपगढ़ी के महाराज को उनके परिवार सहित समाप्त करना चाहते हैं। युवराज उद्धव का कोई आंतरिक द्वेष है महाराज चंद्र प्रकाश से। दूसरी तरफ महाराज कुलगुरु को बुलवाकर उनसे इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। महाराज चिंतित हैं उस रहस्य में जीव के कारण। अब आगे की कहानी। महाराज सोचते हैं क्यों न स्वयं ही कुलगुरु के पास जाया जाए। अगले दिन प्रातः ही महाराज तथा महारानी कुलगुरु से मिलने उनके निवास स्थान पर जाते हैं। कुलगुरु के निवास स्थान पर पहुंचकर महाराज कुलगुरु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम कुलगुरु। महारानी भी प्रणाम करती है। प्रणाम कुलगुरु। कुलगुरु दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं विजयी भव, प्रसन्नचित भव। महारानी को बोलते हैं सदा सौभाग्यवती भव। फिर कुलगुरु बोलते हैं कैसे आना हुआ महाराज। संदेश भेज देते हम स्वयं दर्शन हेतु आ जाते। आपने क्यों कष्ट किया। महाराज बोलते हैं कुलगुरु चूंकि काम अत्यंत आवश्यक था और आवश्यकता हमारी थी, इसलिए हम स्वयं ही पधारे तथा कुलगुरु आपके दर्शन करे हुए भी बहुत समय हो गया था। कुलगुरु बोलते आइए महाराज, आइए महारानी, आसन ग्रहण कीजिए। तभी कुलमाता भी पूजा पाठ से निवृत्त होकर आ जाती है। महाराज कुलमाता को भी प्रणाम करते हैं। कुलमाता उनको आशीर्वाद देते बोलती है सदैव स्वस्थ और आनंदित रहो। महारानी भी प्रणाम करती है कुलमाता को। कुलमाता महारानी को आशीर्वाद देते हुए बोलती है सदा खुश रहो पुत्री, सौभाग्यवती रहो। महाराज बोलते गुरुदेव बड़ी विकट परिस्थिति है, कुछ उपाय बताइए। कुलगुरु बोलते समस्या क्या है महाराज। महाराज बोलते हमने विचार किया है कि इस बार पितृ उत्सव से पहले मंदिर का पुनः निर्माण कराया जाए तथा देवी माँ की प्रतिमा भी पुनः स्थापित करवाई जाए। कुलगुरु बोलते महाराज ये तो उत्तम विचार है, फिर संशय कैसा। महाराज बोलते कुलगुरु हमारे संशय का कारण एक जीव है। कुलगुरु बोलते एक जीव, हम समझे नहीं महाराज। एक जीव संशय का कारण कैसे हो सकता है। फिर महाराज कुलगुरु को जो भी उस जीव को लेकर घटित होता है वह सब बताते चले जाते हैं। अब आप ही बताएं कुलगुरु ये चिंता और संशय का विषय है या नहीं। कुलगुरु बोलते महाराज इसके लिए हमें राजमहल में पधारना होगा। हम वहीं आकर संपूर्ण स्थिति का जायजा लेकर तभी कुछ बता पाएंगे। महाराज बोलते जैसा आप उचित समझे कुलगुरु, बस मंदिर निर्माण में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए कुलगुरु। कुलगुरु बोलते आप चिंतित न हो महाराज, हम देखते हैं क्या और कैसा जीव है वह। महाराज बोलते जी कुलगुरु। महारानी बोलती महाराज कुलगुरु से देवी माँ की मूर्ति स्थापना का मुहूर्त भी पूछ ले, कब स्थापित करवाई जाए देवी माँ की मूर्ति। महाराज बोलते कुलगुरु देवी माँ की मूर्ति स्थापना के मुहूर्त की भी बात करनी थी, कृपया यह बताएं कुलगुरु कि मूर्ति स्थापना का शुभ समय कब का निश्चित करें। कुलगुरु बोलते पुत्र वह तो हम पंचांग देखकर ही बताएंगे। महाराज बोलते जी कुलगुरु जैसा आपको उचित लगे। अच्छा कुलगुरु अब हम प्रस्थान करते हैं, आप राजमहल में कब पधारने का कष्ट करेंगे कुलगुरु। कुलगुरु बोलते महाराज हम कल प्रातः राजमहल में पधारेंगे। महाराज और महारानी कुलगुरु तथा कुलमाता से विदा लेकर राजमहल की तरफ प्रस्थान करते हैं। महारानी को अनेक बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। महारानी महाराज को बगैर बताए इधर उधर देखती है किंतु उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। महारानी सोचती है कि हो सकता है यह हमारा वहम हो। यह सोचकर महारानी अपने सिर को झटक कर दिमाग से वहम को निकालने का प्रयास करती है। महाराज बोलते महारानी ये आप क्या कर रही है, अपने सिर को यूं क्यों झटक रही है, आप ठीक तो है ना। महारानी बोलती हाँ महाराज हम ठीक हैं। महारानी महाराज को अपने वहम की बात बताकर अधिक चिंता में नहीं डालना चाहती है। महाराज महारानी राजमहल पहुंच जाते हैं। उस दिन ही रात में राजमहल में सभी गहरी निद्रा में सो रहे हैं।
तभी महारानी पसीने से लथपथ चीखते हुए जग जाती है। महारानी की चीख से महाराज की नींद भी खुल जाती है। महाराज बोलते, क्या हुआ महारानी, क्या कोई दुस्वप्न देखा आपने? महारानी बोलती है, हमने स्वप्न में देखा महाराज, मंदिर का निर्माण हो चुका है, सब बेहद प्रसन्न है, उत्सव चल रहा है। अचानक सब हिलने लगता है, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और सब ध्वस्त हो जाता है। हम सब मंदिर के प्रांगण में भूमि में समाते चले जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं और माता की प्रतिमा के पास अनगिनत वैसे ही जीव एकत्रित हो जाते हैं। महाराज बोलते, आप उस विचित्र जीव को लेकर अधिक चिंता में है महारानी, इस कारण आपको ऐसा स्वप्न दिखाई दिया है, अन्यथा कोई डरने वाली या चिंता वाली बात नहीं है, आप सो जाइए। महाराज के कहने से महारानी सोने का प्रयास करती हैं, किंतु नींद तो महाराज की आंखों में भी नहीं है, कोसों दूर है नींद महाराज की आंखों से भी। महाराज भी यही सोच रहे हैं कि आखिर इस तरह के स्वप्न देखना और उस जीव का दिखाई देना, क्या ये मात्र संयोग है? क्या ये कोई साधारण बात है? नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती। कल प्रातः ही कुलगुरु से विस्तार से इसके विषय में बात करेंगे। यही सोचते हुए महाराज सोने का प्रयास करते हैं। अगले दिन प्रातः महाराज अपने कक्ष में हैं, महारानी जी उनके साथ हैं। तभी एक सेवक आता है। सेवक बोलता है, महाराज की जय हो, महाराज कुलगुरु आपसे भेंट करना चाहते हैं। महाराज बोलते, ठीक है, कुलगुरु को विमर्श भवन में बैठने को कहा जाए, हम अभी आते हैं। महाराज तथा महारानी कुछ ही देर में विमर्श भवन पहुंच जाते हैं। अभिवादन के पश्चात सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। महाराज बोलते, कुलगुरु समस्या आपको बता ही दी है, अब आप कारण तथा निवारण बताएं गुरुदेव। कुलगुरु बोलते हैं, महाराज एक बार हमें पूरे महल का निरीक्षण करना होगा, उसके पश्चात ही हम कुछ बता पाएंगे। महाराज बोलते, जो आज्ञा गुरुदेव। कुलगुरु महाराज महारानी के साथ महल के निरीक्षण हेतु विमर्श करने हेतु विमर्श कक्ष से बाहर निकलते हैं। सर्वप्रथम महाराज महारानी के कक्ष में, फिर राजकुमार कार्तिकेय के कक्ष में, तत्पश्चात राजकुमार मयूर तथा राजकुमारी सूर्यलेखा के कक्ष का भी निरीक्षण किया जाता है। अंत में युवराज उद्धव के कक्ष के बाहर पहुंचते हैं। युवराज के कक्ष के दरवाजा भीतर से बंद है, शायद सांकल लगी हुई है भीतर से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। युवराज भीतर कुछ यज्ञ आदि कर रहे हैं। युवराज के कक्ष के बाहर पहुंचते ही कुलगुरु के मस्तक पर कुछ चिंता की लकीरें उभर आती हैं। महाराज युवराज के कक्ष के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। साथ में युवराज को दरवाजा खोलने के लिए पुकारते भी हैं। युवराज दरवाजा खोलने में विलंब कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे युवराज के साथ कोई और भी है कक्ष के भीतर। इस बार महारानी दस्तक देते हैं, साथ में युवराज को पुकारती हैं, उद्धव दरवाजा खोलो पुत्र, इतना विलंब कैसे हो रहा है दरवाजा खोलने में। कुछ पल पश्चात युवराज उद्धव दरवाजा खोल देते हैं। महाराजा महारानी कुलगुरु के साथ कक्ष में प्रवेश करते हैं। कुलगुरु कक्ष में पहुंचते ही किन्हीं विचारों में खो जाते हैं। महाराज बोलते, क्या हुआ गुरुदेव, आप कुछ चिंता में हैं? कुलगुरु बोलते हैं, इस कक्ष में हमें कुछ नकारात्मक शक्ति का आभास हो रहा है महाराज। अभी कुछ पल पहले ही यहाँ कुछ नकारात्मक शक्ति थी जो उस खिड़की से बाहर गई है। कुलगुरु खिड़की की तरफ इशारा करते हैं। महाराज बोलते, कुलगुरु आप ये क्या कह रहे हैं? कुलगुरु बोलते, हम सत्य कह रहे हैं महाराज, हमें यह आभास हुआ है जैसे हमारे कक्ष में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर कोई नकारात्मक शक्ति थी। महारानी बोलती, कुलगुरु क्या उस नकारात्मक शक्ति के कारण ऐसा हो रहा है? कुलगुरु बोलते हैं, महारानी यह तुम आज की पूजा करने के पश्चात बता पाएंगे। हम छोटा सा एक अनुष्ठान करेंगे आज रात्रि में, तत्पश्चात ही बता पाएंगे कि यह कैसी नकारात्मक शक्ति है। युवराज उद्धव भी वहीं पर खड़े होकर यह सब वार्तालाप सुन रहे होते हैं। उनके चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे हैं, वह कुछ चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। कुलगुरु पूरे राजमहल का निरीक्षण कर अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर युवराज उद्धव चिंतित हैं। वे अपने कक्ष का दरवाजा भीतर से बंद करके तुरंत विश्वेती का आह्वान करते हैं।
कुछ ही पल में विश्वेशी प्रकट हो जाता है और वह युवराज उद्धव को पूछता है कि क्या हुआ युवराज उद्धव उसको पूरा वृत्तांत बताते हैं। विश्वेशी युवराज को आश्वासन देते हुए बोलता है कि युवराज आप चिंतित न हो, आपका यह मित्र आपकी कोई भी योजना असफल न होने देगा। आज की रात कुलगुरु की अंतिम रात होगी अपनी कुटिया में। युवराज उद्धव बोलते हैं किंतु मित्र इस भांति कुलगुरु का गायब हो जाना भी हित करना होगा। विश्वेशी बोलता है कुलगुरु गायब होकर भी गायब न होंगे। युवराज असली कुलगुरु की जगह नकली कुलगुरु महाराज चंद्र प्रकाश के समक्ष होंगे। शेष अगले भाग में सुनाती हूँ श्रोताओं को। धन्यवाद।